आज जाके मुझे पता चला मैं पिछले 6 महीने से हूँ इस कोच में, 6 महीने से। आज जाके फाइनली रिजल्ट मिला मुझे कि मैं डेली जब बाइक उतारता हूँ, मैं डेली उसका सीट सेट करता हूँ। अब मैं सोच के ये आता कि यहाँ पे किसी दिन चुपचाप ना कैमरा लगा दूँ पूरे दिन के लिए, मतलब रिकॉर्ड करूँ कौन है वो। आज पता चला कि कौन उनको रोज छेड़ा करता है, आगे अपने से बाल काटता बढ़िया से। आज पता चला मुझे। चंद्रकांत आज तू पकड़ा गया। मैंने तो आज ही बताया। तो जिस दिन पकड़ा था उस दिन चोर। पहले वो चंद्रकांत रहेंगे तो कौन है? ढूंढ रहा मेरा दिमाग देखने आ रहा। अब तू नहीं है तो अगर अभी काम नहीं मिला आ गया तो पक्का तो ही था। मतलब कि मन से तब आप उधर थे ना, तो उसने मन से गेट खुला था, वो चंद्रकांत तुरंत आपने गेट खोला। अब सही है, तो पकड़ा गया क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब तुम अगर लेंथ देखोगे ना चीजों की तो कुछ नहीं है, 7, 8, 9, 10 सब सामने। 2-3 लाइन की स्टेटमेंट है। मगर जितनी मेहनत तुमने अभी तक कर ली वो तुम्हारी परम मेहनत थी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें तुम्हारा लास्ट वाला पॉइंट क्या था? कलर कंपाउंड। कोई भी डी ऑर्बिटल से कंपाउंड कलर क्यों होते हैं? नहीं, कंपाउंड कलर ही क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें डी और डी ऑर्बिटल्स में क्या होता है? ट्रांजिशन। बस ये बात तुम्हें याद करनी है, किसी के पूछने पर बोलनी और बतानी है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है बस। अब इसमें अगली बातें समझे ध्यान से। अगली बातें, सबसे पहली बात है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की ट्रांजिशन मेटल्स। हम बहुत सारे टाइप के कंपाउंड कैसे बना पाते हैं? उसका जवाब क्या लगेगा? ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी हैं वो बहुत सारे कंपाउंड कैसे बना सकते हैं, उसका क्या रीजन लगेगा? क्योंकि उनके पास में चार्ज ज़्यादा है, उनके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। जैसे कि अक्सर अपन लोगों ने पता लगाया कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2। Cl कितनी होती है? -1। Mn कितनी होती है? 2, 3, 4, 5, 6, 7। वैलेंसीज देखो, वैलेंसी मत देखो। सोडियम की वैलेंसी कितनी है? +1। आयरन की वैलेंसी कितनी है? 2, 3, 4, 6। तो अपने पास में बहुत सिंपल सी बात है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो मल्टीपल बॉन्ड यानी मल्टीपल कंपाउंड कैसे बना पाते हैं? ड्यू टू मैनी वैलेंसीज, हाई आयनिक चार्ज और स्मॉल साइजेस। छोटा साइज कहीं भी फिट होगा, किसी को भी पकड़ लेगा, जकड़ लेगा। और ज़्यादा चार्ज होते हैं उनके ऊपर, इस वजह से। तो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। मतलब ऐसा कह लो कि मैं इनको अगर बता भी रहा हूँ तो बस बता ही रहा हूँ, नीड भी नहीं पड़ेगी। और मेन क्वेश्चन वही थे, आयनेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियाई, साइज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बस वही काम की बातें थी। लेकिन ये फिर भी चलो चलती है तो लगा देते हैं। मैनी बॉन्ड्स बिकॉज मैनी
कंपाउंड्स बिकॉज मैनी कंपाउंड्स, और साइड में लिखा कॉम्प्लेक्स बिकॉज। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, और उसका रीजन ये है कि बिकॉज दे हैव स्मॉल साइजेस एंड हाई आयनिक चार्ज, स्मॉल साइज एंड हाई आयनिक चार्ज, तो किसी के भी साथ में कहीं पर भी सूट होके कहीं पे भी सेट हो जाता है, कहीं पे भी सूट होगा, कहीं भी चिपक जाएगा, सेट हो जाएगा, बन गया। तो बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट। वैलेंसीज तुमने सबसे पहले इसीलिए पढ़ी थी कि अब तुम्हें लिख रहे हो, अब तुम टोटली लिख रहे हो, अब तुम ऐसा मान लो कि तुम एसएसटी में एंट्री कर रहे हो, ठीक है। बस तुम्हें ध्यान से लिखवाया जाएगा कुछ 3-4 पॉइंट, 7, 8, 9, 10 तक बस। उसके बाद तुम वापस से आ जाओ कुछ चैप्टर में, एक्सप्लेनेशन धुआंधार एक्सप्लेनेशन। 8वां पॉइंट मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा एक बात है ना, तुमको 8वां पॉइंट है कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। कैटलिस्ट किन्हें कहते हैं? जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन देम, जो किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देंगे उसमें पार्टिसिपेट किए बिना, उनको अपन लोग कैटलिस्ट कहते हैं। तो अपने ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डिफरेंट, मतलब कैटलिस्ट क्यों है? क्योंकि इनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, ये किसी भी मैटर के हिसाब से बदल लेते हैं। इनके पास में एबिलिटी है अपने आप को चेंज करके किसी और का काम करवाने की। दे हैव एबिलिटी टू चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट व्हिच कैन हेल्प अदर टू परफॉर्म रिएक्शन रैपिडली। मतलब कुछ ऐसा कोई लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, मैं तो सीधी मोटी बता दूं, मैं तुम्हें मतलब ऐसे कह दूं, यार मतलब मैं अगर तुम्हारी जगह बैठ के पढ़ रहा होता तो मैं अपनी भाषा में बोलता कुछ नहीं है। सादी बात बस यही है कि अलग अलग स्टेट है, एबिलिटी है खुद को बदल के किसी और रूप में डालने की, बस। तो उसी बात को मैं लिखूंगा नहीं, मैं तुमसे साफ साफ बोलूंगा वहां से लिखना, लेकिन अभी नहीं, रुक जाओ। 9 पॉइंट। लेकिन पहले इस बात का मतलब समझे, कॉम्प्लेक्स और कैटलिस्ट मतलब कि डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत सारे कंपाउंड कैसे बना सकते हैं? बहुत सारे चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारी वैलेंसी है, बहुत सारी बॉन्डिंग एबिलिटी है, इस वजह से ये कैटलिस्ट की तरह काम कैसे कर सकते हैं? सेम वही रीजन है, इनके पास में एबिलिटी है खुद को किसी भी रूप में डालने की, इस वजह से। और उसी के साथ साथ अपना अगला आ जाता है अलॉय फॉर्मेशन। हाँ, ये काम की चीजें अलॉय फॉर्मेशन। लेकिन इसको पढ़ने से पहले ना एक बार पॉइंट नंबर 7, 8 वहां से रीड करो, तुम्हें वो हैबिट होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग करने की चीजों को जो प्रॉपर लैंग्वेज में लिखी हो। उसके बाद आते हैं इस पे, है ना, ध्यान से देखना, कुछ खास नहीं है, ये भी कुछ विशेष खास नहीं है, देख लेंगे। वाले नोट्स का पन्ना नंबर 3 ही है शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान नहीं आता, वैसे हम ज्यादा बदल गए। रीड करें बस 7वां 8वां रीड कर ले, उसके बाद आगे आते हैं। अभी अपने हिस्से से कट गई है, वरना किसी टाइम पे थी। एक था तुम्हारा चैप्टर एक्सट्रैक्शन वाला धातुओं का, उसमें इस्तेमाल होती थी हैव अ प्रोसेस V2O5, है ना। उसमें लिखी तो है क्योंकि पुराने से निकल के आया, पुराने इस वजह से, पर आवश्यकता नहीं थी, पर ठीक है चलो। देखो भाई, पहली बात अलॉय बताएंगे। अलॉय किन्हें कहते हैं तुम लोग जानते हो? दो धातुओं का लिक्विड फॉर्म का मिक्सअप। जैसे हम लोगों ने लोहे को पिघलाया, कॉपर को पिघलाया मिलाया और घोट दिया बढ़ता, जैसे जमा दिया, क्या बन गया वो? अलॉय। तो अलॉय से हम दो धातुओं को मेल्ट करके मिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय बनाना। अलॉय बनने के फायदे क्या वो समझो। अलॉय बनने के सबसे अच्छे एग्जांपल कौन से हैं वो समझो। पीतल, तांबा, ये सब अलॉय है, सबसे बढ़िया एग्जांपल। और उसके साथ साथ ये बात समझाने के लिए काफी अच्छे है कि अगर तुम समझो तो पीतल और तांबे में जंग नहीं लगती, इतनी जल्दी नहीं लगती है एज कम्पेयर टू जो उनकी असली धातु में लग जाती है। तो अलॉय बनाने के अपने फायदे क्या है? सबसे पहला फायदा ये कि अलॉय बनने से कोई भी धातु जल्दी से जंग नहीं पकड़ेगा, खराब नहीं होता। उसका रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब है कि तुम उसको किसी भी हीटिंग एलिमेंट में इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बल्ब के उस फिलामेंट का नाम क्या होता है? टंगस्टन। ठीक है, ऐसी करके तुम उससे भी तगड़े फिलामेंट बना सकते हो अलॉय बनाने से। अलॉय है क्या चीज? अलॉय दो धातुओं का या उससे ज्यादा धातुओं का लिक्विड फॉर्म में मिक्स करना, पहली चीज तो ये। उसके बनाने के जो फायदे हैं उसको लिखित रूप में लेके आते हैं, क्योंकि लिसनिंग में और राइटिंग में बहुत डिफरेंस है। राइटिंग बेहतरीन होती है एज कम्पेयर टू लिसनिंग की। ध्यान से बात समझे। अलॉय मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स
इन molten state लेट द फॉर्मेशन ऑफ अलॉय, इससे अलॉय बनते हैं, इसकी सहायता से अलॉय का फॉर्मेशन किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ अलॉय। उसके बाद में अगली काम की बात की, ट्रांजिशन एलिमेंट हैव एबिलिटी टू फॉर्म अलॉय। ट्रांजिशन एलिमेंट में ये ताकत है कि अलॉय बनाए जा सकते हैं उनके। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन लिख दिया बस, हैव एबिलिटी टू फॉर्म अलॉय। एक काम की बात ये भी है, एबिलिटी टू फॉर्म अलॉय। और उससे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कि इसके यूज क्या है, ये बेनिफिशियल क्यों है, तो बेनिफिट क्या है इसके, बेनिफिट ध्यान से देखो। इसके बेनिफिट्स ये है, सबसे पहली चीज तो कि रेजिस्टिव टू कॉरोजन, रेजिस्टिव टू कॉरोजन यानी जल्दी से जंग नहीं लगती, पहली चीज, खराब नहीं होगा। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग हार्ड मजबूत होंगे ये एज कम्पेयर टू असली धातु से मजबूत पाए जाते हैं। और हल्के भी, जैसे स्टील मजबूत भी है और हल्की भी होती है एज कम्पेयर टू लोहे के। उसके साथ साथ अगली काम की चीज के अंदर जो ये है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पाए जाते हैं, यानी कि तुम जल्दी से इन्हें पिघला नहीं सकते हो, तो इसकी वजह से अपन लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं बल्ब वगैरह में, हीटिंग एलिमेंटों में। तो इस चीज का ध्यान रखें कि अलॉय बनाए जा सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंटों की। ये बात क्यों बताई जा रही है, क्योंकि अगर मैं तुमसे बोलूं कि आप पी ब्लॉक के अलॉय बन सकते हैं तो जवाब निकलेगा ना। तुम ऑक्सीजन का अलॉय कैसे बना दोगे, ऑक्सीजन पिघला दोगे, मिला दोगे, नहीं बनेंगे ना ऑक्सीजन के अलॉय। तो उस तरह से ट्रांजिशन एलिमेंटों के अलॉय बन सकते हैं। मैं तुमसे बोलूं क्लोरीन का अलॉय बना दोगे, नहीं भाई वो गैस में चली जाती है, उसका अलॉय कैसे बन जाएगा। तो वैसे करके बात ध्यान रखने की, ट्रांजिशन एलिमेंटों का अलॉय बन सकते हैं, मतलब इनको पिघला के मिक्स करके नया धातु कन्वर्ट कर सकते हैं। अलॉय के बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ब्रास, पीतल, तांबा, ब्रॉन्ज, उसके बाद में सोल्डर, टिन, मैंने एक और लिखा बस याद आ जाए शायद, अमलगम। अमलगम किस चीज का अलॉय होता है, मरकरी के साथ में किसी भी धातु को मिक्स कर देना, ये सभी अलॉय है। ठीक है, अब इन सबके परसेंटेज में लिखे, कॉपर और जिंक, कॉपर और टिन, टिन और लीड, ये सबसे मिलके बनाए जाते हैं। स्टील भी उसी में से एक निकल के आ जाता है, ये सब अलॉय है। अलॉय अच्छे हैं, बेनिफिट होता है अपना, हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं अलॉय का। मंद की घंटी अलॉय है। और 10वां पॉइंट, पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टीलियर कंपाउंड। इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आती है, मतलब पिछली बार तो हाईलाइट करके याद करवाया था। इंटरस्टीशियल कंपाउंड, इंटरस्टीशियल कंपाउंड, एक मूवी है इंटरस्टेलर, तो सुना है क्या नाम, इंटरस्टेलर, किसी देखी मूवी देखी है, थोड़ी सी स्पेस साइंस के ऊपर है, ब्लैक होल्स की थ्योरीज के ऊपर है, टाइम ट्रेवलिंग के ऊपर भी है थोड़ी सी, मतलब तुमने नहीं देखी होगी, इस बात का मतलब यही हुआ। इंटरस्टेलर, इस कंपाउंड के नाम है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, पहले तो इस बात को बोलना सीखें, लोगों की जीभ चपक जाती है इनको बोलने में, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, अब ध्यान से बात सुनो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन से होते हैं, जो अपने मेटल्स हैं उनके बीच में फंसे हुए पाए जाते हैं। जैसे कि तुम लोग कभी भी किसी भी धातु को जब उस खान में से निकालती हो तो असली बस वो धातु नहीं निकलता। जैसे सोने के खान में बस सोने के बिस्कुट निकल के नहीं आते, जाके खोदो बिस्कुट ले आओ बेच दो, ऐसा नहीं होता। सोने की खान में से एक्चुअली मिट्टी निकलती है, उस मिट्टी में कुछ कुछ छोटे छोटे कणों में सोना पाया जाता है, उसको पिघला के सोने को अलग करते हैं, मिट्टी को अलग करते हैं, उस प्रोसेस को अपन लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन। उसको फिर पिघलाते हैं, पिघला के जमाते हैं, उसको अलग अलग शेप में डालते हैं। तो बात ये, किसी भी कंपाउंड को जब खान में से निकाला जाता है तब वो कंपाउंड अकेला नहीं निकलता, उसके साथ में कुछ और भी गंदगी इम्प्योरिटीज निकलती है। तो अपन लोग जब, जैसे कि हमें कोई लोहे की खान मिली, हम जब उसमें से लोहा निकालेंगे, हम लोहा बना तो नहीं सकते कभी भी, हम बस लोहा निकाल सकते हैं, है ना। ये एक काम की बात, जब लोहा निकालते हैं तो लोहे के साथ साथ उसमें कुछ और भी एलिमेंट अंदर फंसे हुए पाए जाते हैं, लोहे के एटम्स के अंदर ही। जैसे कि अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि हमारे पास में ये तो आयरन का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा निकाला, तो उसमें कुछ ना कुछ छोटे मोटे अमाउंट में कहना कि Fe, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब कुछ उसमें अटैच मिलता है।
तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कुछ और भी कंपाउंड छोटी मोटी मात्रा में गंदगी नाम के तौर पे सेट हो गए हैं, उन कंपाउंडों को अपन लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। मतलब जब अपन लोग आयरन निकालते हैं प्योर नहीं निकलता, हम कोई भी धातु जब निकालते हैं तो प्योर नहीं निकलता, उसके अंदर कुछ ना कुछ सेट हो जाते हैं। जैसे कि तुम लोग कभी स्क्रीन गार्ड पे चढ़ाओ, उसके फ़ोन के ऊपर स्क्रीन चढ़ाओ, जो ग्लास होता है, छोटे मोटे बबल, एक आध दो बबल उसमें फंसा रह गया, तो वैसे करके लोहे के अंदर एक आध दो कार्बन हाइड्रोजन अंदर सेट होगा उनके एटम्स के बीच में। जैसे अपने पास में ये Fe है, तो Fe हर जगह पे आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन छोटे छोटे एटम्स आयरन के, लेकिन बीच में पता चला कि छोटा सा हाइड्रोजन सेट हो गया। कहीं पे बहुत सारे Fe थे, लेकिन बीच में पता चला कि छोटा सा कार्बन भी घुस गया। तो ऐसे कंपाउंड जो प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते, उनके अंदर छोटे मोटे एलिमेंट सेट हो जाते हैं, उनको अपन लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इन्हें अपन लोग देख नहीं सकते, है ना, एटम्स है, बहुत छोटे छोटे एटम्स होते हैं, लेकिन इस बात को समझो। इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन से हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन ऐसे छोटे मोटे एलिमेंट हमारे मेन एलिमेंट के अंदर, मेन एटम के अंदर, मेन मेटल के अंदर स्पेसेस में फिट हो जाते हैं। इन्हीं स्पेस को हम लोग कुछ कह सकते हैं कि उनकी लैटिस में फिट हो जाते हैं। लैटिस यानी कि उनकी जगहों में फिट हो जाते हैं, उन जगहों को लैटिस कह देते हैं, कुछ ऐसा समझो। लैटिस वर्ड समझने के लिए अपन लोगों के पास में भी एक चैप्टर रहा था किसी टाइम पे, जो कि कट चुका, उसका नाम है सॉलिड स्टेट्स, केमिस्ट्री का नंबर 1। ये बहुत ब्रिलियंट चैप्टर में से एक था, कठिन था, मतलब बात बढ़िया काट दिया। ठीक है, अब ध्यान से बात करें, पहले से इसको लिख लेते हैं, मैं वहां से नहीं, यहाँ से लिख देता हूँ। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर सेड टू बी, उनको अपन लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। आर सेड टू बी इंटरस्टिशियल कंपाउंड when small atoms like hydrogen carbon are fit into their lattice। जब हाइड्रोजन कार्बन जैसे एलिमेंट उनकी लैटिस में छोटे मोटे जगहों पे फिट हो जाते हैं, उनको अपन लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। मतलब आयरन का पूरा टुकड़ा था, उसमें एक आध दो जगह पे छोटे मोटे पॉइंटों पे हाइड्रोजन कार्बन या फिर कुछ भी ऐसे छोटे मोटे एलिमेंट फिट हो जाएंगे। छोटे एलिमेंट पीछे मिलते हैं, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, बेसिकली तो यही तीन है, सल्फर, हल्का फुल्का ऑक्सीजन, ये सब। और इन सभी इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, ठीक है, इन सभी की प्रॉपर्टीज ऑल्सो में, इन सभी की प्रॉपर्टीज बढ़िया तरह से ध्यान होनी चाहिए। सभी इंटरस्टिशियल कंपाउंड, तुम में से कोई कभी लोहे लकड़ की दुकान पे लोहा खरीदने गया है क्या? मतलब गाटर, पत्थर, पटिया, सरिया, उसमें अलग अलग रेट की सरियाएं होती हैं। बात उसकी नहीं, mm मतलब mm अलग चीज, 8 mm, 12 mm, 16 mm। अब 12 mm में भी अलग अलग रेट होते हैं। सरिया 12 mm की सेम साइज है तो रेट अलग है। सब ये वाला टुकड़ा 65 का, ये वाला टुकड़ा 80 का, ये टुकड़ा 70 का है। क्यों जी? 12 mm की तो है। उसमें काम का वर्ड होता है कार्बन, तो इसमें कार्बन ज़्यादा, इसमें कार्बन कम है। आयरन को ठोस बनाने के लिए, मतलब आयरन बेसिक अगर जो निकलता है वो इतना ठोस नहीं होता पहले, उसको ठोस बनाने के लिए उसमें कुछ कार्बन की अलॉइंग की जाती है, उसमें कार्बन सेट किया जाता है, उससे मजबूत बनता है वो। और कार्बन की परसेंटेज बताता हूँ तो कितनी अलॉइंग की जाती है, 0.05%। उससे ठोस बन जाएगा, और ज़्यादा करोगे तो और बन जाएगा। तो अलग अलग सरियाओं में भी अलग अलग, मतलब सेम साइज के होने पर भी अलग अलग रेट हैं, डिपेंड करता है कार्बन पे। अब ये बात जब वो लोग समझाते हैं तो शायद जाने कितनों को समझ में आती होगी, जब नहीं समझ में आती होगी, पर उसके पीछे की साइंस ये कि वो कंपाउंडों को ऐसे सेट करके मजबूत कर रहे होते हैं। तो हम लोग भी जब सरिया वगैरह मतलब लेंगे, खरीदेंगे, तब उसमें बात समझ में आती है। सब जब रेट पूछते हैं, सब ये जिंदल की है, ये टाटा की है, ये उसकी है, इसके रेट इतने, इसके रेट इतने, इसके क्यों? तब वो बता देंगे इसमें कार्बन ज़्यादा, इसमें ये है, वो कम है। पर तुमने एक्सपीरियंस अभी किया नहीं होगा ऑब्वियसली, क्या, कोई बात नहीं। अब ध्यान से फिजिकल प्रॉपर्टीज समझना। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बात जो अपन लोगों ने अभी चेक करी थी वो वही है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट।
उसके बाद दूसरा पॉइंट। अच्छा, अलोइंग कैसे की जाती है वो एक अलग बात है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ऑब्वियसली वेरी हार्ड होंगे तभी इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मतलब बिना उसके तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता ही नहीं है। और वेरी हार्ड का मतलब कि हार्डर देन प्योर मेटल्स, हार्डर देन प्योर मेटल्स, यानी कि Fe अगर प्योर है और अगर Fe के अंदर कार्बन है तो ज़्यादा हार्ड कौन सा है? कार्बन वाला Fe। अगर Fe प्योर है और Fe के अंदर कार्बन है तो वो ज़्यादा हार्ड है। इंटरस्टेलर कंपाउंड ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल प्योर मेटल्स के कंपेरिजन में। उसके बाद में अगली बात कि ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इनकी मेटलिक कंडक्टिविटी तो होती ही होती है। ये कंडक्टिविटी तो अच्छी खासी शो करेंगे। कंडक्टिविटी समझते सभी लोग? ये समझते हो? मेटलिक कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? अपने पास में बेसिकली दो टाइप के कंडक्टेंस पड़े होते हैं। कंडक्शन मतलब बिजली कंडक्शन और थर्मल कंडक्शन। ऐसे एलिमेंट जो हीट को पास होने दें और ऐसे एलिमेंट जो बिजली को पास होने दें। जैसे तुम लोगों ने अगर स्टील की रॉड पकड़ी एक जगह से गर्म किया तो गर्मी दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएगी। वैसे करके अगर तुम लकड़ी पे एक काम करोगे, लकड़ी को एक जगह से गर्म किया, जला देंगे उसको, लेकिन वो हीट वहां तक नहीं पहुंचती है, तो वो कंडक्शन वाली पॉइंट है। और इसमें द मोस्ट इंपोर्टेंट चौथा पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट चौथा पॉइंट है, ये केमिकली इनर्ट होते हैं। ये केमिकली इनर्ट कौन से कंपाउंड होते हैं? जो रिएक्शन नहीं करते, लेकिन यहाँ पे केमिकली इनर्ट थोड़ा सा कनेक्ट होगा आगे जाके। ये केमिकली इनर्ट होते हैं। सबसे बेहतरीन कहानी एमसीक्यू याद है मुझे वैसे पिछला वाला कि ये था कि उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये सवाल था। उसमें आंसर केमिकली इनर्ट है, वो ऑप्शन भी याद है मुझे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और उसी के बाद में जब तुम लोग पढ़ लेते हो फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, तो उसके बाद में एक पॉइंट और निकल के आता है। पॉइंट इसी पे लगा देता हूँ मैं 11वें नंबर पे। 11वां पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कि डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को भी बना पाते हैं डी ऑर्बिटल्स की वजह से, और इनके बारे में तुम अगले चैप्टर में पढ़ोगे। ये कहने वाली बात है, ठीक है। इस चीज़ को मैं सेट कर देता हूँ। एक स्पेशल टाइप कंपाउंड है जो कि आयंस में टूटते नहीं है, उनमें प्राइमरी वैलेंसी का और सेकेंडरी वैलेंसी कंसेप्ट पाया जाता है। उसमें अटैच होने वाले एलिमेंट जो होते हैं उनको लिगेंड्स कहते हैं। और ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों को तुम अगले चैप्टर में पढ़ोगे, है ना। वो वाला स्टेटमेंट जो तुमने अब सुना, ये तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया कि इसमें K4FeCN6 ऐसे के लिख दिया मैंने, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे कहाँ का यूज आते हैं? जैसे हीमोग्लोबिन में इस्तेमाल होता है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पाया जाता है। उसके बाद में क्लोरोफिल में लिख दिया मैंने, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पाए जाते हैं। तो इन सब का जो फॉर्मेशन है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से होता है, और जिनको बनाने की एबिलिटी किसके अंदर होती है? डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पाई जाती है। इसकी स्टडी तुम लोग अगले चैप्टर में करोगे। ऐसा मुझे डी ब्लॉक पढ़ाते टाइम पे कहना चाहिए था, और कुछ नहीं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी में जाने कितनी विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की सहायता से बनती है, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि इतना नॉलेज है, अगर तुम बताओगे तो इसमें कितने लिगेंड है? 6। Cn50 कितना होता है? -1। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? Fe। काउंटर आयन कौन सा है? K4। कोऑर्डिनेशन स्पेयर किसे कहते हैं? ब्रैकेट को। इसका नाम क्या है? पोटेशियम हेक्सासाइनेट फेरेट। सेकंड, पहले पॉजिटिव का नाम, बाद में नेगेटिव का नाम। और उसमें भी अगर नेगेटिव में मेटल है तो उसके पीछे क्या लगा देंगे? 8। कोबाल्टेट, निकलेट, फेरेट। और अगर यही आगे होता है फिर तो उसको ओनली क्या बोल देते अपन लोग? आयरन। तो बात ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला सिस्टम। और दैट्स इट। ये खेल इस जगह समाप्त हो जाता है। अब जो काम चलेगा वो समझना। किसी में कुछ हाँ कैटलिस्ट में नहीं लिखा, बस मुझे लगा कि तुमने पढ़ दिया होगा इस वजह से। छोटे छोटे पॉइंट ना चैप्टर को ऐसे लाते हैं, एक खत्म एक शुरू, एक लंबा डिस्कशन है। फिजिक्स है, एक पूरा टॉपिक चलता है, एक फ्लो में चलता है।
अब तो फ्लो नहीं है, फ्लो बना भी नहीं सकते हैं, कॉन्स्टेंटली चीज़ों को बोलते रहना है, बताते रहना, वो वाला सिस्टम है। देख लो पहले। ठीक है भाई, और अपना अंतिम पॉइंट और डालते हैं, पॉइंट नंबर 12, इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स जो पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स जो हमारे लिए यूजफुल है। हमारे लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट वैसे तो, और पोटेशियम परमैंगनेट, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड है। इसका इस्तेमाल अपन लोग कर रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तभी देखोगे, अभी नहीं फिलहाल। मैं बता देता हूँ दो कंपाउंड कौन से इनके बारे में बेसिक तौर पे पढ़ना है। सबसे पहले एक तो पढ़ना है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, और दूसरा पढ़ना है पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। और इसमें भी बहुत काम की चीज, इन सभी में क्या पढ़ना है वो भी सुन लो। इन सभी में तुम्हें सबसे पहले ये जानना है कि आखिर इनके फॉर्मूले क्या हैं। उसके बाद में तुम्हें ये जानना है कि इनकी प्रिपरेशन रिएक्शन कैसे है, इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। प्रिपरेशन बहुत सॉलिड है इन सभी का, है ना, 2-3 स्टेप में जाके होती है प्रिपरेशन। उसके बाद में कुछ इनकी स्ट्रक्चर और आयंस को देखना है, स्ट्रक्चर देखनी है, और इनके आयंस को भी देखना है कि किस पे कैसे नेगेटिव चार्ज, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्या चीज़ है। उसके बाद में इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी है, किस किस से रिएक्शन कर जाते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट एट द एंड आएंगे इनके यूज, कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ये सभी। ठीक है, और ये सब याद होना चाहिए, ये सब रटने वाली प्रोसेस है, टोटली याद करने वाली प्रोसेस है ना। एक तरीका ये भी होता है कि सीधे के सीधे बोर्ड पे एक स्लाइड लेके आओ, स्लाइड को हाईलाइट कर लो कि ये लिख लो और याद कर लो, तो मजा नहीं है उसमें। पर असलियत वही है, अब चाहे कैसे भी करो, वो तो अपने पर्सनल थिंकिंग करती है। हेलो, हाँ जी, नहीं मैंने तो नंबर दे दिया, वो कॉल कर लेंगे वो। अच्छा लाइव में मैं बात करता हूँ। लड़के का नाम क्या है? अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट अभी कॉल कर देता हूँ, अभी कॉल कर देंगे वो। हेलो, ये फोन की बात हुई? हाँ, अच्छा तो ठीक है। लड़के का नाम प्रियांश है, ये बताने हैं मुझे। ठीक, अभी अभी कर लूँगा। प्रियांश आ गया। हाँ भाई, ऐसे लिखाना ही है सच में। ठीक है, तो सबसे पहले ना जो तुमने लिखा उसी में टॉपिक डाल दिए वाला। तो सबसे पहले लिखो ऐसे करके कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये लिखें पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अपन लोग पहले इसको बनाएंगे कि ये इसका फॉर्मूला क्या, वो सब ध्यान से देखना और सब याद होना चाहिए।
तो स्पेशली 2 कंपाउंड बताया जाता है ना, यही 2 आते भी हैं और यही 2 आने ही हैं, ध्यान रखें, है ना, कोई लफड़ा नहीं है, सिंपल कट टू कट बातें होंगी, जो बताया वो निश्चित बात चलती आगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पहला पॉइंट फॉर्मूला, उसके बाद में प्रिपरेशन और हमने क्या क्या स्ट्रक्चर। अरे यार हेलो, अरे 1 मिनट बता दूँ, इसे बता दूँ, 1 मिनट, 97 56 23 97 56 23 23 23 2 3 72 22, ठीक है। हाँ भाई, सभी लोग पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला लिखिए। क्या तुमने अपने जीवन में ये वाला कभी फॉर्मूला देखा है? K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। मैं तुम्हें बताता हूँ, सबसे पहली बार ये आता है क्लास 10th में, जब एक रिएक्शन पढ़ते हैं कार्बन कंपाउंड के अंदर सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन, और एक बार होती है, इसमें कौन सी होती है? कंबशन। तो काम क्या था, उसी में एक रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन नाम की, उसमें अपन लोग उसको पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो ऐसे करके, जो मैंने तो 5 पॉइंट डाले, 5 पॉइंट तो पहले लिखे इस तरह से, पहले ऐसे लिखें फॉर्मूला, और फॉर्मूला लिख दें इसका आगे करके K2Cr2O7, ऐसे लिख लो K2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट, ठीक। फॉर्मूला सेट करें पहले, पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसके बाद में क्या लिखा है, इसके उसके बाद लिखी इसकी प्रिपरेशन, तो इसकी प्रिपरेशन लिखते हैं, ठीक, ध्यान से बात समझना, धन्यवाद। इसकी प्रिपरेशन लिखी जाती है। भैया इसकी प्रिपरेशन ध्यान से देखना कितने सारे स्टेप में जाके होगी। सबसे पहले तुम्हें लेना है ये, ठीक है, इस कंपाउंड को क्रोमाइड आर फ्यूज्ड विद Na2CO3 in presence of oxygen when it is gives yellow colored solution of sodium dichromate। ये जो बात लिखी है ना, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे नीचे उतर के आना है और आगे बढ़ाना है। नीचे मतलब कि पहले तो इसको, मतलब अपने पास में FeCr2O4, तब इसकी रिएक्शन करेंगे Na2CO3 से, वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब जाके बन जाएगा Na2CrO4 और प्लस में Fe2O3 और प्लस में CO2। पहले ये बनाओ, उधर अभी 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 बनाते हैं, एक आध और बनाते हैं। हाँ भाई, लेके FeCrO4 को जब सोडियम कार्बोनेट से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बढ़ाएंगे, तब Na2CrO4 बनेगा, जिसकी रिएक्शन है जिसमें Fe2O3 और CO2 निकल जाती है। बात है बैलेंस है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, पर फिलहाल नहीं करना, बाद में करेंगे बैलेंस, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, ये जो अपने पास में Na2CrO4 बना, अब इसकी रिएक्शन करवाना तो मैं एसिड से, इसको एसिड से करवाना है, इसी Na2CrO4 को एसिड से रिएक्शन करवाएंगे। अब मतलब अपन लोग जब Na2CrO4 को एसिड को पॉजिटिव दिखाया जा रहा है, एसिड से कोई भी जो तुम्हें पसंद हो उससे रिएक्शन करवाएंगे, तो अपने पास ये बन जाएगा Na2Cr2O7, और लगभग इसकी शक्ल मैच हो चुकी है अब तक इससे भाई K2Cr2O7, और यहाँ पे आ चुका है Na2Cr2O7। अब बस हमें क्या लगाना है, Na की जगह पर K। तुम लोग काले नाग का मैनेजर याद करो, तो काले नाग का मैनेजर सबसे ऊपर कौन आता है, K, उसके नीचे कौन आता है, Na। तो K सोडियम को रिप्लेस कर सकता है। तो अपनी जो अगली रिएक्शन है उसमें अपन लोग इस Na2Cr2O7 की रिएक्शन किससे करवाएंगे, KCl से। K पॉजिटिव लिख दो, चाहे कोई सा कंपाउंड, KCl लगा देता हूं मैं अगर इसकी रिएक्शन करवाता हूं KCl से, तो KCl से इसकी रिएक्शन करने पर क्या होगा, K2Cr2O7 और बाहर क्या निकल जाएगा, NaCl।
जब इससे करवाएंगे, एक मिनट रुक जा, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। जब हम Na2Cr2O7 की रिएक्शन, मैंने यहाँ लिख दिया K पॉजिटिव से करवाए, मैं KCl लिखूँ अलग बात है, मैंने K पॉजिटिव लिखा। जब इससे करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, K2Cr2O7 और प्लस में क्या निकल के बाहर आ जाएगा, Na पॉजिटिव। सोडियम का आयंस को बाहर निकाल देगा, K खुद से सेट हो जाएगा उसके लिए, कि K ज़्यादा रिएक्टिव है। ये 3 स्टेप में जाके होगी, लेकिन पहला पॉइंट है कि याद होना चाहिए। मैं याद हूँ कि FeCr2O4 से Na2CO3 करवाने पे बाहर निकल जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और Fe2O3। इसको फिर एसिड से करवाएंगे तो शक्ल लगभग मैच हो जाएगी, और फाइनल शक्ल मैच करवाने के लिए K पॉजिटिव मिलाना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट रटना है, निकालस रटना ही रटना है कि प्रिपरेशन रिएक्शन ऐसे बनेंगे। और अभी तक मैंने इसको बैलेंस ऑफ नहीं किया, ठीक है, मैं इसकी बैलेंसिंग में उतरता हूँ, ध्यान से देखना। ये प्रिपरेशन है इसकी, रटनी है ना, बस वही तो चैप्टर का सबसे भारी हिस्सा था ना, वो यही था। क्या मुझे तुम्हें ऐसी बातें बतानी है जो याद करवानी है, दर्द सर को सामने से बता के याद करवानी है, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। मैंने K पॉजिटिव लिखा है, मैं यहाँ पे और भी लिख सकता हूँ ना, क्या लिखा जा सकता था, KCl, और यहाँ पे क्या निकलता फिर NaCl, है ना। उसमें परेशान नहीं होना कि मैंने कुछ अलग किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है वो, ठीक। अब जरा दोबारा से आ जाएंगे। हाँ भाई, प्रिपरेशन में सबसे पहला सिंपल सा पॉइंट क्या है, किसकी रिएक्शन करवानी है, FeCr, Cr के बाद 2 लगा कि नहीं लगा, Cr पे 2 लगा कि नहीं लगा, FeCr2O4, और इसकी रिएक्शन किससे करवानी बताओ, Na2CO3 से। तो उससे क्या बनेगा, ये NaCrO, बाहर क्या निकलेगा, Fa2O3, और प्लस में क्या निकल जाएगा, CO2। अब यहाँ पे कितने कितने नंबर सेट होंगे, नंबर बताओ। ऑक्सीजन पे सेम टू सेम 4, Cr पे सेम टू सेम, Cr पे कितने, अरे देख के तो बताने, अभी तो लिखा है, जस्ट अभी लिखा है, ये भगवान, Na2Cr4, मतलब ये तो यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 2 नहीं है, ऐसे है, Na2Cr4 है। अब दोबारा से जब तुम Na2Cr4 की रिएक्शन किससे करवाओगे, एसिड से, तो ये क्या बनेगा, Na2Cr2O7, और प्लस में क्या निकल जाएगा बाहर, क्या निकलेगा, वो लिखा नहीं क्योंकि H पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे H पॉजिटिव में HCl होता तो कुछ बाहर निकाला जाता। खैर, अब अगली बात में तो मैं ये Na2Cr2O7 किससे बढ़ाना है, K पॉजिटिव से, यहाँ पे KCl लिख सकता हूँ, मैं लिखा नहीं, ये भी नहीं लिखा मैंने। उसके बाद में K2Cr2O7 क्रिएट हो गया, ये जो बना इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो उसी टाइम पे एक सवाल मन में आया कि सब ऐसा कंपाउंड क्या बना रहे हो जो मेरी बुद्धि से बाहर निकल गया, इसका इस्तेमाल क्या, क्यों बनाया ही क्यों जा रहा है, ये मुझे क्या करना है इसके बनाने से, मुझे नहीं बनाना ये। तो पहला पॉइंट तो ये कि तुम्हें याद होना ही चाहिए, तुम्हें प्रिपरेशन याद होनी चाहिए सबसे पहले। अब आते हैं कि बैलेंसिंग की, तो मैं बस पहली क्वेश्चन बैलेंस कर सकता हूँ फिलहाल, रीजन है उसका, सॉलिड सा रीजन है उसका, क्यों पूरी लिखिए नीचे आयंस में लिखा है ना, इस वजह से आयंस Na पॉजिटिव लिखा, आधे लिखे आधे नहीं लिखे, इसलिए उसको बैलेंस नहीं कर सकता, मैं ऊपर वाली बैलेंस कर दूंगा। तो तुम लोग ध्यान से काउंट करो, यहाँ पे कितने Cr है, यहाँ पे कितने Cr है, उसको 2 कैसे कर देंगे, आगे 2 का मल्टीप्लाई, छोड़ो आराम से अपने आप कर देना। उंगली पकड़ के पूरा चलेंगे पर रिश्ता नहीं, चलना ही भूल जाए, उसका क्या फायदा हुआ। ठीक है, अब ध्यान से बात सुनो, इसने बनाई है वैसे KCl लिया भाई ने, कोई दिक्कत नहीं। अब सभी लोग आगे बताओ, और तीसरा पॉइंट क्या लिखा है उसमें, स्ट्रक्चर एंड आयंस। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड आयंस वाली बात ठीक है, स्ट्रक्चर आयंस यानी कि प्रॉपर्टीज बात है, स्ट्रक्चर एंड आयंस, स्ट्रक्चर एंड आयंस। तो तुम लोग इसके स्ट्रक्चर और आयंस को ध्यान से देखना। हम लोगों ने छोटी सी डील अभी तक करी है कि ये है Cr2O4, और उसके बाद में ये अपने पास में है Cr2O7, मतलब Cr2O4 और Cr2O7, और एक साथ साथ एक चीज और थी यहाँ पे
O4, 3 जगह पे Cr तुम्हें दिखेगा, 3 जगह पे Cr है, Cr2O4, Cr4 और Cr2O7, और इसने इसी को बना के दिखाया। ये जो अपने पास में Cr4 है, दिस इज क्रोमेट आयन, Cr4 है क्रोमेट आयन, और ये Cr2O7 दिस इज डाइक्रोमेट आयन। Cr4 क्रोमेट आयन, ये वाला है डाइक्रोमेट आयन। और तुम्हें क्रोमेट आयन की और डाइक्रोमेट आयन की ना स्ट्रक्चर देखनी है, क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर देखनी है ध्यान से, ठीक है। क्रोमेट आयन में कितने Cr है सबसे पहले, 1, और कितने ऑक्सीजन है, 4। तो ध्यान से देखना, ये भी उनको सेट लिखा है, कितने Cr है, 1, और कितने ऑक्सीजन है, 4। एक काम की बात और, सोडियम पे 2 क्यों आया होगा, Na पे 2 कहाँ से आया, Cr4 ने उसको 2 दिया होगा तब आया। तो कुल मिला के Cr4 के ऊपर नेट चार्ज कितना है, -2, और हमें इसी की स्ट्रक्चर को बना देना है। हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले अपने ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और अब जाके बनाएंगे। Cr सब अपने पास बीच में, और 4 ऑक्सीजन लगाने, 4 के हिस्से कितने होते हैं, 2, 4 को आधा करेंगे 2 आएगा, तो 2 ऑक्सीजन आएंगे डबल बॉन्ड पे, और 1 ऑक्सीजन आएगा, 2 ऑक्सीजन आएंगे सिंगल बॉन्ड पे। तो 2 ऑक्सीजन लगाने तुम्हें डबल बॉन्ड पे, और 2 ऑक्सीजन लगाने तुम्हें सिंगल बॉन्ड पे, ऊपर नेट चार्ज है -2। हमने जो रिएक्शन करी है उसमें मैं Cr2O4 की चर्चा नहीं कर रहा, मैं बस प्रोडक्ट साइड में बनने वाले लोगों को देख रहा हूँ। वहाँ पे बना है Cr4, जो प्रोडक्ट में बना है उसको क्रोमेट आयन बोलेंगे। प्रोडक्ट में एक और बना Cr2O7, उसको डाइक्रोमेट आयन बोलेंगे। क्रोमेट आयन की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है, और डाइक्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर काफी सिंपल है, सेम टू सेम यही है, सेम टू सेम यही है। जैसे तुम इसका डबल करो, 1 क्रोमियम का डबल करेंगे तो 2 क्रोमियम, और 4 का डबल करेंगे तो 8 ऑक्सीजन, पर यहाँ पे 7 है, 1 कम है, दोनों के बीच में लिंक हो गई 1 ऑक्सीजन। जैसे कि ये वाली जो ऑक्सीजन है ना, ये लिंक करेगी 2 कंपाउंडों को, कैसे करेगी वो समझ लेना। स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले इसकी, Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये वाली ऑक्सीजन। देखो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड पे और 2 सिंगल बॉन्ड पे। अब वापस से आ जाओ उस जगह पे, Cr सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो ये और ये सेम है, Cr पे 2 डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन पे, और 2 डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के पास में 2 डबल बॉन्ड ये रहे, और ऑक्सीजन के पास में 2 सिंगल बॉन्ड ये रहे। वापस Cr में ऑक्सीजन के पास में 2 डबल बॉन्ड ये रहे, और ऑक्सीजन के पास में 2 सिंगल बॉन्ड ये रहे, और ये बन गया तुम्हारा Cr2O7। इस पे 2 कहाँ से आया बता, Cr2O7 पे कितना चार्ज होगा, -2, दोनों पे -2 का चार्ज है। तो पहले स्ट्रक्चर आयंस देखे दोनों के। Cr4 बनाना काफी आसान है, 4 है तो 4 का आधा 2 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर भी Cr पर 2 डबल बॉन्ड 2 सिंगल, 2 डबल बॉन्ड 2 सिंगल, उसके बीच में एक ऑक्सीजन नाम का लिंक कर लो, 8 की जगह 7 रह जाएंगे, दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन कॉमन हो गया इस वजह से। इन दोनों की खासियत है Cr2O7 -2, इन दोनों की खासियत है कि दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब Cr4 को 7 ला सकते हैं, 7 को 4 में ला सकते हैं, कभी भी कैसे भी करके। चलो लिखो इसमें, हाँ भाई देखिए ध्यान से ही लिखना है कि Cr4 को हम लोग Cr2O7 में, और Cr2O7 को हम लोग Cr2O4 में, दोनों के ऊपर चार्ज है -2, इंटरचेंज कर सकते हैं, दोनों को इंटरचेंज करना पॉसिबल है।
इस आयन से इसमें जा सकते हो, इस आयन से इसमें आ सकते हैं। अच्छा, इंटरचेंज करने के लिए जिस चीज को चेंज करना होता है, मतलब कैन बी चेंज बाय पीएच, कैन बी इंटरचेंज बाय पीएच, कैन बी इंटरचेंज बाय पीएच, इसको पीएच से चेंज कर सकते हैं। और ये मतलब समझा मैं जो भी रहा हूँ हल्का फुल्का, ये मैं सीधे याद करवा रहा हूँ। करने से पहले एक काम की बात जो ध्यान रखनी है वो तुम सभी को ये कि अपने पास में ये जो CrO4 इसका कलर होता है येलो, और हमारे पास में ये जो Cr2O7 है इसका कलर होता है ऑरेंज। ये ऑरेंज 11 है पर ठीक है, देख लेना से। अब इंटरचेंज कैसे करेंगे वो समझो। जैसे यहाँ पे तुमने KCrO4 रिएक्शन किससे करवाई है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव यानी एसिड से। तो अगर तुम पहली बात लिखोगे तो ये लिखोगे, अगर हम CrO4 की रिएक्शन एसिड से करवाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr2O7 में। पहले तो ये लिखें, अगर CrO4 की रिएक्शन एसिड से करवाएंगे तो कन्वर्ट होगा Cr2O7 में, यानी कलर कहाँ से कहाँ चला जाएगा, येलो से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑरेंज में, येलो से ऑरेंज हो जाएगा। अभी बात बताओ, एसिड के इफेक्ट को उल्टा करने के तुम किसका इस्तेमाल करोगे, एसिड के इफेक्ट को उल्टा करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, बेस का। तो अगर तुमने Cr2O7 2 नेगेटिव के साथ में बेस की रिएक्शन करवा दी, बेस की, अब कौन सा बेस है वो तुम ले सकते हो। अगर तुमने बेस की रिएक्शन करवा दी तो ये वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CrO4 में, यानी कि कलर वापस से किससे किसमें चला जाएगा, ऑरेंज कलर से वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, येलो के अंदर। तो इस चीज़ को पहले ध्यान रखें। थोड़ा सा अगर तुम अपने आप पढ़ने बैठे हो ना तो चीज़ थोड़ी बुरी लगेगी, मुझे हिम्मत नहीं होगी इनको पढ़ने की, इसीलिए ध्यान से देखते चलें कि अपने पास में क्रोमेट आयन का फॉर्मूला CrO4 है और डाइक्रोमेट का Cr2O7 है, दोनों -2 है। दोनों की स्ट्रक्चर क्या है, दोनों आयन्स कैसे दिखते हैं वो बताओ। 4 वाले में 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और 2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में, इंक्लूडिंग हम Cr2O4 से अगर O7 जाने के लिए एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो 7 से 4 जाने के लिए बेस का इस्तेमाल करेंगे। ये तुम्हें पता हो, कलर पता हो, Cr2O4 कलर कैसा येलो, और जब इंटरचेंज करेंगे कलर कैसा निकल के आएगा उसका, ऑरेंज। एक बात ये काम की ध्यान रखने वाला पॉइंट, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला पॉइंट, अभी और सुनिए। एक चीज लिखी है कि आयोडीन को उन सबको रिड्यूस कर देता है, पर फिलहाल वो नहीं देता, वो मतलब नीड ही नहीं देता तुम्हारे लिए फिलहाल। अच्छा, और तुम्हारा अगला पॉइंट क्या लिखा है बताओ, हैं रिएक्शंस। तो वही है वो रिएक्शन जो मैं तुमसे मना करता हूँ, ठीक है, ध्यान से बात देखें। रिएक्शंस में काम की चीज है कि अपना ये जो K2Cr2O7 है ये बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अपने पास में 2 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकल के आएंगे, ध्यान रखना। एक का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए तुम्हें आगे पढ़ाने से पहले बात बता दूं, अगर तुम्हें लगता है कि टॉपिक कठिन जा रहा है तो एक बात समझ लो पहले ध्यान से। तुमने अभी तक ऊपर वाला सिस्टम देखा, अब एक बार अपनी आंखों को उठा के यहाँ भी घुमा दो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो हम काम अब कर रहे हैं ना पोटेशियम क्रोमेट को समझने में, उतनी मेहनत हमें उसमें नहीं करनी पड़ेगी परमैंगनेट में। मतलब सिस्टम सेम टू सेम लोड हो जाएगा, बस कुछ बदलाव होंगे ना, ध्यान रखना पड़ेगा। एक जगह पे किया गया काम, और बात ये भी कि कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, तुम्हें इस जगह से जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, चाहे शांति से चाहे कैसे भी, लिमिट से बढ़ के रोके कैसे भी करके पर निकलना पड़ेगा। तो बड़े तरह से निकल ले ध्यान से। अच्छा, अगला पॉइंट सुनो। K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अंदर कुछ रिएक्शंस हैं जो जानबूझ के फिलहाल तुम्हें नहीं बता सकता, मुझे लिखानी भी नहीं है, इसीलिए उसके लिए कम से कम 5 लाइनें छोड़ दें, जानबूझ के 5 लाइनें छोड़ें। ये अपने फेज 2 के लिए पॉइंट है, ये बस 5 नहीं बहुत से, ठीक। अब जरा सभी लोग मुझे अगला काम, चौथा पॉइंट है 5वां, यूज ऑफ
पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7, इसका इस्तेमाल क्या है? ठीक है, तो सभी लोग इसके यूज देखिए अब ध्यान से। पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज, इसमें वर्ड का वर्ड यूज सकती है बहुत। जैसे मानव की आदत है नहीं, जैसे आज इस पे तो ये बहुत कठिन, कल वाले को बहुत कठिन था, उससे पहले वो बहुत कठिन था। कुछ हम नया नई चीज कठिन समझते ही है, तो होता नहीं है वो, अभी लग रहा है जैसे तुम दोबारा बैठो तो हाँ ठीक है सही था। तो हाँ, इसके यूज सबसे पहला यूज की इट इज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, पहले तो ये लिखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत तगड़ा यूज है। ये एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट करने में काम आता है। ठीक है, कीटोन्स को कन्वर्ट करने में काम आता है। हर जगह पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर अपन लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। उन लोगों को अभी तक मैं डिफ्यूजिंग एजेंट नहीं पढ़ा है, बट ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यूज इन लेदर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, ये लेदर की इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में soluble in water, soluble in water and show strong oxidation effect, and show strong oxidation effect, strong oxidation, सब कुछ ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन है, पानी में soluble है और strong oxidation effect है। और टाइट्रेशन पढ़ी है क्या? टाइट्रेशन रिएक्शन प्रैक्टिकल किया है कभी 11th क्लास में? कभी नहीं देखी, कभी कांच की बोतल फटे नहीं कभी आज तक। ये जब वो हल्दी वाला ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें दिक्कत और है। कुछ वालों को कहना है कि हमारे घर पे कांच की गिलास तो स्टील की गिलास में खाते पीते बड़े बड़े गिलास ऐसे जैसे स्टील गिलास, कांच की गिलास क्या मतलब है? तो टाइट्रेशन नहीं पड़ी मतलब है आज तक, मतलब उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप करके पिंक कलर डालते हैं, फिर ऐसे करके पता लगाते हैं कि उसकी नहीं पड़ी मतलब ठीक सकल देखता कोई बात नहीं, बताता हूँ। पहले फिर मैं कुछ और लिखता हूँ, फिर मैं वो नहीं लिखूंगा, फिर मैं ये लिखूंगा कि यूज्ड इन मेजरिंग, यूज्ड इन मेजरिंग, used in measuring concentration of different solutions, concentration of different solution। ठीक है, इसी से हम लोग different solutions की concentration पता लगाते हैं। different solutions, अलग अलग solution कौन कितना गाढ़ा है, कौन कितना पतला है, उसकी मोलैलिटी का पता लगाने के लिए भी हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ध्यान हम अलग अलग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता लगाने के लिए कौन कितना गाढ़ा है, कौन कितना पतला है, उस जगह पे इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं टाइट्रेशन नहीं लिख सकता, कोई बात नहीं, उसकी नीड भी नहीं पड़ती है। कभी कभी प्रैक्टिकल एग्जामिनर बालक को ये कह देता है लैब में बैठ के, अच्छा तो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देना है, जब वहाँ से ब्यूरेट लेके आ, टेबल से ब्यूरेट उठा के ब्यूरेट, अब वहाँ खड़ा है, इतने सारे सामान है, बोतल है छोटी बड़ी, अब ब्यूरेट ढूंढ रहा है वो, अगर अगर देख रहा है कोई उसे बता दे कि ब्यूरेट किसे कहते हैं। अब वो टीचर के सामने ऐसे मतलब कुछ भी अब उस समय नहीं आया, और उसके कोई थोड़े मक्का दोस्त और वो हाथ रख के अब वो ब्यूरेट लेके गया, टीचर ने उससे पूछी कि ब्यूरेट है, अब ये भगवान कितना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है। मासी उनको आती जो बगल में बैठे होते हैं,
अच्छा, पता उन्हें भी नहीं कि ब्यूरेट है कि नहीं है। अच्छा, ब्यूरेट देखा और उनके हाथ पे रखा हुआ ब्यूरेट है, क्या वो क्या बोले मुझे पता ही नहीं है ब्यूरेट किसे कहते नहीं कहते। और वो जो लेवल की बेइज्जती है भाई, खतरनाक लेवल है, बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल। अगर वो और लेके उल्टा सीधा आते को लाता ही नहीं है सही, बस किसी को पता है ब्यूरेट किसे कहते हैं, किसे कहते हैं ब्यूरेट, पपेट नहीं जानते ना। टीकप के सिवा क्या जानती है? चाइना डिश और स्पैचुला और वो है ये ब्यूरेट पपेट जान ले। अक्सर पूछे है सिंपल ऐसे पूछ लेते हैं ब्यूरेट पता है कि नहीं, क्यों उठा दो इसमें से, तुम ब्यूरेट उठाने में बाहर जाओगे तो ब्यूरेट कौन सा है, तो जाके ना इक्विपमेंटों के नाम देखे, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की बेइज्जती होती है, बड़ा हंसी आती है खुद पर भी देख कर भी, क्यों तक ब्यूरेट नहीं पता ऐसे कुछ का कुछ ले आते हैं। ठीक है, आगे सुने। चलो अब बी पॉइंट डाल दो। बी पॉइंट है पोटेशियम, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। फॉर्मूला लिखेंगे इसका KMnO4, KMnO4। इस बार ना स्कूल बोलते केमिस्ट्री लैब में जाना, अपनी टीचर को बोलना, उसको कहना भाई हमें सारे सामानों के नाम बता दे यार, मतलब हम उस बेइज्जती से गुजरना नहीं चाहते कि हमें सामानों के नाम ना बताएं। अमीटर मंगाया, वोल्ट मीटर ले आए, हाँ बहुत ज़्यादा बेइज्जती है उसमें। हाँ, पहला पॉइंट क्या लिखना है इसके अंदर, फॉर्मूला वो तो मैंने पहले लिख दिया ब्रैकेट में, KMnO4। अगला इसके अंदर क्या लिखना है, प्रिपरेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन भी ठीक उसी की तरह है, लेकिन नोटिस यू और लर्निंग सिस्टम है टोटली। सभी लोग एक बार चैप्टर की मैप में जाना। आता हूँ बस ये वाला जो पॉइंट चल रहा है ना, दिस इज द लेजिएस्ट स्टेप ऑफ होल केमिस्ट्री। सबसे सुस्त शांत हौले धीरे रेंग रेंग के चलने वाला, मतलब शायद स्नेल फिर भी फास्ट चलता हो। ठीक है, कितना स्लो पॉइंट है, हौले हौले शांति शांति से धीरे करके निकालने वाला। हाँ, तो चैप्टर के मैप के अकॉर्डिंग तुम लोग किस जगह पर खड़े हो देखकर बताओ। हम लोग कहाँ चल रहे हैं, यूजफुल कंपाउंड्स में और रिएक्शंस के ऊपर चल रहे हैं। तो तुम लोगों ने अभी तक यूजफुल कंपाउंड में एक लिख लिया, कौन सा, पोटेशियम डाइक्लोराइड, दूसरा कौन सा बचा, पोटेशियम परमैंगनेट। तो अपन लोग कल पहले इसको निपटाएंगे और फिर अपन लोग परसों स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, ध्यान रखना। अच्छा एक बात और सुन लो, कल नहीं तो कल तुम्हारा अवकाश रहेगा। ठीक है, तो कल तुम लोग रिवाइज करना पूरा टोटल जो भी पढ़ा दिया गया। अपन लोग परसों बी ब्लॉक मतलब बी पार्ट खत्म करेंगे और एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, खत्म हो भी जाएगा, ये शुरू भी हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इस चैप्टर में। तुम्हें इस चैप्टर के कितने दिन हो चुके हैं अभी तक? 4, आज शायद चौथा है, यहाँ तक मुझे लगता है, मुझे सब परफेक्टली याद नहीं है, पर ठीक है, ये ना डिमांड है, तो फिर भी बहुत रैपिड मोड है इसका। ठीक है, ध्यान ये रखें कि घर जाके पूरा रिवीजन करना। अपन लोग इसको खत्म करने के बाद में इस पॉइंट पर आएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट पे, वो भी परसों से, कल से नहीं। ठीक है, परसों करेंगे सेम। परसों खुल रही है, क्या तारीख है परसों? 27। कैसा टाइम है? 27, 28, 29 को संडे है। ये मतलब कोई नहीं आता स्कूल खुलते ही।
हैं? कौन आ जाएंगे? आएंगे वो बता, सब आएंगे यार।